हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति फाउंडेशन। तो आज का टॉपिक होगा क्या, हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऑर्डर रहेगा, एसिडिटी का ऑर्डर, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी, सब ऑर्डर हम देखेंगे। तो पहले ही आ जाता है क्या, HF, उसके बाद आता है HCl, HBr, HI। तो ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तब क्या, एसिडिटी ऑर्डर क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ऑर्बिटल मिसमैच। फिर से आ जाता है ऑर्बिटल मिसमैच का कंसेप्ट। आयोडीन का साइज बड़ा, हाइड्रोजन का साइज छोटा, अच्छे से हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, हाइड्राइड आयन डोनेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो हाइड्रोजन का हैलाइड्स होता है उसका एसिडिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। ठीक है, सबको ही उठा लो, एसिडिटी इंक्रीजेस हो गया। ये देख लिया। अब जब एसिडिटी का कंसेप्ट हो गया तब हम आ जाएंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में। अब रिड्यूसिंग मतलब पता ही है सबको, यहाँ पे भी आ जाता है ऑर्बिटल मिसमैच का कॉन्सेप्ट। अब जब इस कॉन्सेप्ट में आ गए तो क्या बताएंगे, फिर से वही आयोडीन हाइड्रोजन ऑर्बिटल मिसमैच, हाइड्राइड आयन जल्दी से डोनेट कर देगा, तो इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीजेस। सबको दिखाई आ रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्लियर है ना? ठीक है, तो हटाते हैं इसको। चलो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जब हो गया तब आएंगे अब इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी में। थर्मल स्टेबिलिटी में आएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अब HI का बॉन्ड है वीक, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा, आयोडीन का साइज बड़ा, तो थोड़ा सा तिल्ली सा एनर्जी देने से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी भाई, ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। मतलब जब हम थर्मल थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो क्या, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और क्या होता है इसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करता है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी वही है, बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी मतलब एनर्जी लगता है उसको बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो होता है क्या, घट जाता है ऊपर से जब नीचे जाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में, हाइड्रोजन हैलाइड में हो गया ये। अब जो है इतना सारा, इतना तो हैलोजन प्रॉपर्टी हाइड्रो हैलाइड का सब दिखा दिया। अब थोड़ा बहुत बात को लेके, कुछ बात लेके आता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब को ऑक्साइड फॉर्मेशन को लेके आते हैं। जब जैसे क्लोरीन मैंने बताया था पहले ही, फ्लोरीन का सिर्फ OF2 एंड O2F2 स्टेबल होता है। फ्लोरीन का सिर्फ क्या होता है, OF2 एंड O2F2, जिसमें से ये सारा दोनों ही दिखाता है फ्लूडिनेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब फ्लूडिनेटिंग एजेंट है। उसमें से स्पेसिफिकली OF2 इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। सब कुछ लिख लो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम उसी के पैटर्न दिखा रही हूँ, सब कुछ देख लो। और क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे भाई, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। सब एकदम लेक्चर वाइज पढ़ते रहना, एकदम लास्ट में देखेंगे खेला हवे। चलो ठीक है, तो मोर स्टेबल हो गया है कौन, OF2। OF2 के बाद हम जब देखेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन को, क्लोरीन और ब्रोमीन को, वो भी ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे क्लोरीन का जो ऑक्साइड्स होता है उनमें से होता है ClO2, Cl2O, Cl2O6, Cl2O7, ये सारे क्लोरीन की ऑक्साइड्स होता है। लेकिन ये अनस्टेबल तो होता ही है। अनस्टेबल ये होता है, इसमें से भी जो जिसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग मतलब क्या है, ब्लीचिंग मतलब होता है कोई कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देना, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कौन करता है भाई, इन सारे क्लोरीन के ऑक्साइड्स में ClO2 शोज अ ग्रेट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ClO2 शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ClO2 शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। चलो हो गया ये। अब क्लोरीन का जितना सारा ऑक्साइड है उसका दिखा दिया। ये अनस्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी ये होता है। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, मैंने बोल दिया था। फ्लोरीन दिखाता है -1, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि फ्लोरीन का बेचारा है डी ऑर्बिटल ही है नहीं, और क्या है, साइज छोटा है, वो एक्सपेंड नहीं कर सकता अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो फ्लोरीन दिखाता है -1, फ्लोरीन को छोड़ के। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितना सारा है सब कोई +1, +3, +5, +7 हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है, क्लोरीन का हो गया। अब ब्रोमीन का भी आएगा भाई, ब्रोमीन का भी ऑक्साइड्स आएंगे, BrO2, BrO3। ठीक है, BrO2, BrO3, ये सब आता है, ये सब। और ये भी होते हैं क्या, हाईली अनस्टेबल, क्लोरीन से भी ज्यादा, क्लोरीन का ऑक्साइड से भी ज्यादा हाईली क्या भाई, अनस्टेबल। ठीक है, हाईली अनस्टेबल हो गया। अब आयोडीन का भी आएगा, I2O4, I2O6, I2O5,
I2O7, ये सारा क्या आयोडीन का भी आ जाता है ऑक्साइड, जिसमें से स्पेसिफिकली I2O5 जो है, I2O5 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये I2O5 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग भाई एजेंट हो गया ये महाराजा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया I2O5। सबने देख लिया, सबने छाप लिया। अब जितना सारा हेलोजन का ऑक्साइड्स हुआ था सब कुछ मैंने दिखा दिया। अब ऑक्साइड्स के बाद किसमें जाएंगे भाई? ऑक्साइड्स के बाद जाएंगे हम क्लोरीन में। क्लोरीन के प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस कैसे बनता है सब कुछ देखेंगे यहाँ पे अभी। चलो क्लोरीन स्टार्ट करते हैं। अब क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसा होता है भाई? क्लोरीन का प्रिपरेशन में पहले ही आएगा जो मैंगनीज ऑक्साइड को अगर हम इसमें अगर हम HCl डाल दे तो बनेगा क्या? हीट दे दे थोड़ा, MnCl2 जनरेट होगा प्लस Cl2 जनरेट होगा प्लस भाई क्या जनरेट होगा? H2O। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये होता है क्लोरीन का प्रिपरेशन। और भी प्रिपरेशन है, दिखाएंगे बाद में, धीरे धीरे दिखाएंगे। पहला प्रिपरेशन तो ये हो गया, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ HCl का रिएक्शन में इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बनता है? MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड, और क्लोरीन जनरेट होता है जो होता है सबको पता है ग्रेनिश येलो कलर का गैस, और उसके साथ साथ पानी भी निकलता है यहाँ पे। इसके बाद एक रिएक्शन, स्पेसिफिक नेम्ड रिएक्शन है जिसको बोला जाता है डेकन्स प्रोसेस। जिसको बोला जाता है क्या भाई? डेकन्स प्रोसेस। नाम लिख लेते हैं, डेकन्स प्रोसेस। ठीक है, अब इस डेकन्स प्रोसेस में क्या होता है भाई? देखो, डेकन्स प्रोसेस में हम HCl को ना ऑक्सीडाइज कर देंगे। HCl को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, स्पेसिफिक हीट दे देंगे। इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद जो प्रोडक्ट जनरेशन होगा वो क्या होगा भाई? Cl2। ठीक है, Cl2 जनरेट होगा और भाई जनरेट होगा H2O। Cl2 जनरेट होगा और भाई क्या जनरेट होना चाहिए? H2O। ठीक है, हो गया HCl को हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट। और हाँ, हीट के साथ साथ जो करेंगे हम एक कैटलिस्ट भी डाल देंगे, वो होता है कॉपर क्लोराइड CuCl2। और जो टेम्परेचर हीट, ऐसा ना कि हीट भी दे सकते हो, अगर स्पेसिफाई कर दे कोई टेम्परेचर दिखाओ तो होता है 723 केल्विन। 723 केल्विन में रिएक्शन होता है भाई। 723 केल्विन में CuCl2 यहाँ पे यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट होता है यूज। ठीक है, ये होता है डेकन्स प्रोसेस, जहां पे बनता है क्या भाई? बैलेंस खुद से कर लेना, अभी भी बता रही हूँ, बैलेंस खुद से करना, घर में प्रैक्टिस करना। जो मैं होता है नॉर्मल रिएक्शन, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो मैं दिखाते जा रही हूँ। हो गया खत्म, डेकन्स प्रोसेस खत्म हो गया। अब दिखाएंगे भाई क्लोरीन कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन दिखा देता है। क्लोरीन कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ झटाक से रिएक्शन दिखा के फटाक से प्रोडक्ट बना देगा। कैसे बनाएगा देखो। चलो, क्लोरीन के साथ पकड़ लो, हम दे देंगे P4। क्लोरीन के साथ दे देंगे P4, प्रोडक्ट क्या बनेगा? PCl3। ठीक है, अब क्लोरीन के साथ हम दे देंगे क्राउन वाला, पता है वो क्या? रोम्बिक मोनोक्लिनिक एसिड। सल्फर दे देंगे S8, स्टेबल स्टेट है S8 जो बनता है। S8 का जो ये सल्फर का जो एलोट्रोप होता है वो S8 में स्टेट में स्टेबल होता है, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई? S2Cl2। सोडियम के साथ भी रिएक्शन करेगा भाई क्लोरीन, Na के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके बनाएगा NaCl। मतलब यहाँ पे सारे हम दिखा रहे हैं नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के साथ क्लोरीन का रिएक्शन, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के साथ क्लोरीन का रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब Fe के साथ भी रिएक्शन दिखाएगा, बनाएगा क्या? FeCl3 बना देगा। ठीक है, सोडियम क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, S8 हो गया, सोडियम हो गया, Fe हो गया, ये सारा प्रोडक्ट बनाता है। और Al के साथ भी बनाता है, Al प्लस Cl2, Al सबको ही उठा लो, सबको ही छाप लो। ये सारा रिएक्शंस जो हुए, क्लोरीन ये सारा मेटल और नॉन मेटल के साथ ये सब रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे सकते हो, रिएक्शन में थोड़ा सा ये चलता है। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट बनता है। हटा दे इसको, हो गया कंप्लीट। पॉज करके लिख लिया सब लोग, लिख लो जल्दी से, हो गया। हटाते चलो। अब ये तो हो गया नॉन मेटल के साथ इसका रिएक्शन। अब हाइड्रोजन के साथ भी क्लोरीन का क्या? एफिनिटी तो हाई है, एफिनिटी हाई होने से ही ना HCl बनेगा। हाइड्रोजन के अगर क्लोरीन को अगर हाइड्रोजन का एफिनिटी ज्यादा है उसके पास, उसके साथ, तो उसी से बनेगा HCl। तो जो है क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके HCl जनरेट करता है, क्योंकि हाइड्राइड के ऊपर भी क्लोरीन का एफिनिटी ज्यादा होता है। इसके बाद जो भाई आ जाएंगे रिएक्शन में, वहां पे आएगा एमोनिया के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है भाई। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ जाता है फिर से। क्या कंडीशन भाई? यहाँ पे एमोनिया एक्सेस कभी लेंगे, कभी हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे। जब हम एमोनिया को ले लेंगे एक्सेस में,
तब प्रोडक्ट बनेगा ऐसा कुछ, क्या ऐसा एमोनियम क्लोराइड बनेगा। एमोनियम क्लोराइड सब कोई लैब में यूज करता है NH4Cl भाई। एमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बन जाएगा क्या N2। जब हम एमोनिया को एक्सेस में लेंगे तब ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब सेम एमोनिया के साथ हम क्लोरीन 2 को रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन 2 का Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे और Cl2 ले लेंगे एक्सेस में। अब हम ले रहे हैं Cl2 को एक्सेस में, तब प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई NCl3। तब प्रोडक्ट बन रहा है NCl3 प्लस क्या HCl। NCl3 बन रहा है भाई और बन रहा है क्या HCl। ठीक है, जब हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लेंगे तब ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हो जाने के बाद अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी NaOH के साथ भी Cl2 रिएक्शन करेगा, वहां पे भी आ जाएगा कंडीशन, वहां पे भी आ जाएगा कंडीशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH के साथ Cl2 का जो रिएक्शन करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो आता ही है भाई, बोर्ड में आता है, साथ साथ वो कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लोराइड क्लोरेट ऐसा करके पूछ लेता है। ठीक है, अब करेंगे, चलो NaOH जब हम लेंगे उसके साथ Cl2 का रिएक्शन करवा दिए। चलो NaOH ले लिए हम डायल्यूट और कोल्ड। जब डायल्यूट कोल्ड NaOH के साथ Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे तब NaCl जनरेट होगा। हाँ जी मैम जनरेट होगा। फिर उसके साथ क्या बनेगा NaOCl बनेगा, NaOCl बनेगा। और उसके साथ फिर क्या बनना चाहिए भाई H2O। ठीक है, उसके साथ क्या बनना चाहिए H2O। रिएक्शन देख लो, ये हो गया, ये रिएक्शन हटाए, NaCl बनेगा, NaOCl बनेगा और H2O बनेगा। अब जब हम ले लेंगे NaOH को कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट, उसके साथ हम Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे तब भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा NaCl जरूर बनेगा। हाँ जी जरूर बनेगा। NaClO3 भी बनेगा और बनेगा भाई क्या, यहाँ पे भी H2 आ जाएगा, यहाँ पे भी H2 आ जाएगा। तो NaOH का भी कंडीशन आ गया देखो क्लोरीन के साथ रिएक्शन में, और यहाँ पे एमोनिया का भी कंडीशन आ गया। जब एमोनिया के साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है तब एक्सेस का कंडीशन आ जाता है। और जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है Cl2 तब भी कौन सा डायल्यूट वाले के साथ क्या प्रोडक्ट जनरेट करेगा, हॉट वाले और कॉन्सेंट्रेट वाले के साथ क्या प्रोडक्ट जनरेट करेगा वो आ जाता है। ठीक है, सब कोई छाप लो इसे। और अगर किसी को नहीं पता है तो ये देख लो, NaCl को बोला जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और NaClO3 को बोला जाता है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, सब कोई देख लो। हो गया, लिख दे क्या भाई इसे, इसे क्या लिख दे, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl को बोला जाता है, और NaClO3 को क्या बोला जाता है भाई, NaClO3 को बोला जाता है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। मैं बता रही हूँ, लिख लो। ठीक है, लिख लिया, सब कुछ छाप लिया। चलो हम इसको हटाते हैं फिर। अब दिखाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। भाई ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देते हो ना कीड़ा मकोड़ा ऐसे मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यहाँ वहाँ छिड़क देते हो, व्हाइट कलर का होता है। तो कैसे बनता है भाई, ये बनता है कैसे, CaOH, स्लेक्ट लाइम बोला जाता है इसको, स्लेक्ट लाइम। CaOH होल 2 में क्लोरीन दे दो, स्लेक्ट लाइम। कौन है भाई, CaOH होल 2। स्लेक्ट लाइम के ऊपर क्लोरीन दे दो, प्रोडक्शन किसका हो जाएगा CaOCl2। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CaOClCl, CaOCl, OCl ब्रैकेट में होगा उसके बाद Cl। लेकिन यहाँ पे बुक्स में भी दिया जाता है, सब कोई किताब में, NCERT वाले किताब में, वेस्ट बंगाल वाले सब कोई किताब में दिया जाता है क्या, CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 फॉर्म होगा, उसके बाद फॉर्म होगा कैल्शियम क्लोराइड, और उसके बाद फॉर्म होगा 2H2O। और अगर कोई कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पूछे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पूछे तो ये बता देना उसको, सीधे सीधे मुंह पे मार देना उसका एकदम कि हम पढ़ के आए भाई, हम ऐवे नहीं आए, पढ़ के आए। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, CaOH होल 2 डॉट CaCl2 डॉट 2H2O, ये हो जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बचपन में हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, CaOClCl, CaOClCl, ये होता है ऐसे ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन टोटल कंपोजिशन
ब्लीचिंग पाउडर का होता है क्या भाई, ये होता है CaOCl2, CaCl2, इसके बाद आता है CaOH2 और बाद में आता है 2H2O। ये होता है कॉम्पोजिशन भाई, ये होता है कॉम्पोजिशन। हो गया, हटा दे इसको, हटाए। चलो अब ये होता है क्या, क्लोरीन कुछ एडिशन रिएक्शन और क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। जब हम लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, जहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा वो हो जाता है क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ले लिए, कैसे ले लिए, CH4 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो गया ये CH4 एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hν। Hν मतलब क्या, सनलाइट। सनलाइट से क्या जनरेट होता है, फोटोन, 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 Hν बोलते हैं हम उसको। तो इसमें क्या रिएक्शन होता है बाद में, जब देखना एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एकदम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CCl4 फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा फर्स्ट प्रोडक्ट, इनिशियल प्रोडक्ट ही देखेंगे, जो क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में Cl2 डालने से जो बनेगा वो बनेगा CH3Cl। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले ले जैसा C2H4, मतलब क्या भाई, C2H4 को कैसे लिख सकते हैं हम, इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाता है इथिलीन। इसमें अगर हम डाल दे Cl2 तो क्या हो जाएगा, इसमें हो गया क्या, इसमें हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्या, एडिशन रिएक्शन, C2H4 Cl2 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक बॉन्ड हटेगा यहाँ से और क्या, एक बॉन्ड हट के यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl2 टूट के यहाँ पे एक बॉन्ड हट के क्लोरीन क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये दिखाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या दिखाता है, एडिशन रिएक्शन भाई, एडिशन रिएक्शन है मेरे भाइयों मेरे बहनों, सब किसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये दिखाएगा एडिशन रिएक्शन, और जब हम अनसैचुरेटेड लेंगे तब ये दिखाएगा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लिया सबने, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाएगा एडिशन रिएक्शन। हटाते हैं इसको, चलो हटाते हैं। पहले बोल चुकी हूँ मैं, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है क्लोरीन, क्लोरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे शो करता है भाई, क्लोरीन जब पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, क्लोरीन जब पानी में डिसॉल्व हो जाता है तब इंटरमीडिएट में तो HOCl बनाता है। वो HOCl क्या है वो बताएंगे हम धीरे धीरे। हाइपोक्लोरस एसिड बोला जाता है उसको, हाइपोक्लोरस एसिड बोला जाता है उसको। ठीक है, HOCl जनरेट करता है, वो बाद में टूट के नेसेंट ऑक्सीजन बना देगा, एकदम नेसेंट ऑक्सीजन बना देगा। यहाँ पे क्या बनेगा, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, जो एकदम धमाकेदार रिएक्शन करता है, जिसको देखता है उसको छोड़ता ही नहीं है, उसके साथ बाइंड करके कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तोड़ देता है बॉन्ड को एकदम। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। जो मैं बार बार बोल रही हूँ, Cl2 ज्यादा तक टाइम पानी में रहने से क्या होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। जाओ समुद्र में नहाओ अच्छे से, समुद्र नहीं छोड़ो, जो पूल्स वगैरह में, स्विमिंग पूल में क्लोरीनेटेड वाटर रहता है, तब क्या बदन काला काला हो जाता है कुछ देर रहने से, क्या होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। वहां पे क्लोरीन मैक्सिमम टाइम वाटर में रहने से क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन कलर कंपाउंड को कर देगा कलरलेस, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। यही कलर्ड कंपाउंड को कर देगा कलरलेस। कौन कर देगा भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो क्लोरीन से जनरेट होता है। इसी से एक अच्छा बात आ गया भाई, ब्राइन सोल्यूशन। पता है ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, किसी को पता है, जाओ जाके थोड़ा पढ़ के आओ, नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ के आओ, जानना चाहिए ब्राइन सोल्यूशन। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तुम लोग भाई। ब्राइन सोल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, अब जब हम ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, जब ब्राइन सोल्यूशन किसको बोला जाता है, ब्राइन सोल्यूशन बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl को। अब कितना कॉन्सेंट्रेशन वो तो मैं नहीं बता सकती भाई, वो थोड़ा बहुत भूल चुकी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl जो रहता है उसको बोला जाता है ब्राइन सोल्यूशन। अब इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, इसका इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्या होता है, क्लोरीन जनरेशन होता है, क्लोरीन का Cl2 का जनरेशन होता है। कहाँ पे होता है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तब एनोड में क्लोरीन डिपोजिट होगा, एनोड में क्या, Cl2 जनरेट होगा। जब ब्राइन सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब भाई एनोड में Cl2 जनरेट होगा। देख लिया, ये भी क्लोरीन जनरेशन का एक क्या हो गया, स्टेप हो गया, ये भी क्लोरीन जनरेशन का एक रिएक्शन हो गया। तो क्लोरीन का जितना सारा रिएक्शन था बता दिया, थोड़ा बहुत एक दो यूजेस को देख लेते हैं। उसका यूज क्या होता है, क्लोरीन का यूज क्या होता है, एक तो बनाने में उसको अच्छे से सबको पता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अगर बोर्ड में दे दे एकदम लिख देना, अच्छे से लिख के आना, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है ये। उसके बाद क्या, टीआर गैस बनाने में काम आता है, टीआर
टीयर गैस। क्या होता है भाई टीयर गैस? CCl3NO2। CCl3NO2 को बोला जाता है भाई टीयर गैस। टीयर गैस बनाने में भी ये क्लोरीन हेल्प करता है। उसके बाद तो देख लिया तुम लोगों ने एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारा कुछ भी दिखाता है। फर्टिलाइजर्स भी हम यूज करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारा रिएक्शन हो जाता है, ये सारा यूसेज हो जाता है Cl2 का। चलो हटाए इसको, हटाते हैं। इसके बाद जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एकदम सबको जानना चाहिए, जो बच्चे बच्चे कच्चे बच्चे बच्चे मन के सच्चे शैतान बच्चों, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो। HCl क्या होता है? HCl का रिएक्शन पढ़ेंगे, HCl का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो HCl का प्रिपरेशन कैसा होता है, बोल पाएगा कोई? पहले ही देखेंगे हम HCl का प्रिपरेशन। अब NaCl में जब हम डाल देंगे कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्क लिख रही हूँ, इसका मतलब है कॉन्सनट्रेटेड जब हम डाल देंगे H2SO4, तब भाई बन जाएगा क्या? HCl हमारे प्यारे दोस्त, और NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट और HCl जनरेट हो जाएगा। HCl यहाँ पे तो फिलहाल गैस के तरह ही जनरेट होता है, फिर उसको हम लिक्विफाई करके HCl का लिक्विड बनाते हैं। NaCl को अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हीट कर दे तो क्या जनरेट होगा भाई? HCl जनरेट होगा और सोडियम बाइसल्फेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको छापो, ये रिएक्शन छापो। प्रिपरेशन हो गया इसका, HCl का। ये क्या दिखे हम, ये क्या दिखाई दिया? प्रिपरेशन दिखाई दिया इसका। हो गया। चलो अब HCl ही पढ़ रहे हैं, लेकिन HCl का कुछ एक्वा रिजिया पता है? एक्वा रिजिया क्या चीज है? बचपन में पढ़ते थे तुम लोग, क्लास 10 में तो था ही भाई, सबका था एक्वा रिजिया। 3 पार्ट में HCl, 1 पार्ट में HNO3, दोनों को मिक्स कर दो, क्या डिसॉल्व हो जाता है? नोबल मेटल्स डिसॉल्व होता है। क्या करते हैं जब 3 पार्ट्स में 3:1 रेशियो में हम क्या डालते हैं भाई? 3:1 रेशियो में HCl HNO3, इन दोनों का मिक्सचर को बोला जाता है एक्वा रिजिया बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? नोबल मेटल डिसॉल्व हो जाता है, नोबल मेटल्स डिसॉल्व हो जाता है। नोबल मेटल कौन कौन होता है भाई? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कौन सा वाला? जैसा गोल्ड Au, जैसे प्लैटिनम, जैसे सिल्वर हो गया। सिल्वर को तो छोड़ो, पहले सिल्वर लिख लो, सिल्वर भी। ये सारा होता है क्या? नोबल मेटल्स, जो किसी के साथ रिएक्शन जल्दी से नहीं करते। लेकिन जब हम एक्वा रिजिया बनाते हैं HCl और HNO3 का रेशियो चेंज करके 3:1 रेशियो में, तब उसको बोला जाता है एक्वा रिजिया सोल्यूशन। अब एक्वा रिजिया में ये सारे नोबल मेटल्स क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। एक्वा रिजिया में ये सारे नोबल मेटल्स क्या भाई? डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। हो गया। अब इसका जो मैं बोली एक्वा रिजिया वाला पार्ट, ये थोड़ा हम रिएक्शन देख लेते हैं भाई। हाँ जी मैम, दिखाइए, थोड़ा दिखा दीजिए। थोड़ा पकड़ लो, Au प्लस उसके साथ H+ दे रहे हैं, HNO3 भी यूज किए तो नाइट्रेट आयन भी आ जाएगा, इसके साथ Cl-। यहाँ पे रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग, कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या बन रहा है? जनरेट होगा क्या? इंपॉर्टेंट चीज है, AuCl4- प्लस NO प्लस क्या भाई? H2O प्लस भाई H2O, ठीक है। अब प्लैटिनम के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। प्लैटिनम प्लस H+, वही फिर से एक ही घिसी पिटी चीज, घिसा पिटा घिसी पिटी जो भी हो। Cl- प्लस NO3-, उसके साथ क्या जनरेट हो जाता है भाई? PtCl6 2- प्लस NO प्लस भाई हो जाएगा H2O। ये हो जाता है रिएक्शन, ये हो जाता है जो एक्वा रिजिया वाला रिएक्शन बताया मैंने, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है AuCl4- और PtCl6 2-, यही इंपॉर्टेंट होता है भाई, यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हो गया, हटा दे इसको, हटा रहे, चलो इसको हटा रहे हैं। अब कुछ होता है जो एसिडिक सॉल्ट होता है, मतलब वीक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसको भी भाई HCl तोड़ देता है, एकदम तोड़ देता है। कुछ वीक एसिड का जो सॉल्ट होता है, जैसे पकड़ लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट नहीं सल्फाइड को भी तोड़ेगा ये HCl। इसमें अगर तुम डाल दो HCl, Na2CO3 में Na2CO3 में अगर हम HCl डाल दे तो क्या भाई जनरेट होगा? NaCl प्लस NO प्लस H2O, NaCl प्लस NO प्लस भाई हो जाएगा क्या?
NO क्यों जनरेट होगा भाई, सोडियम सॉरी CO2 प्लस H2O, ठीक है। Na2CO3 में अगर HCl डाल दे तो ये तोड़ देगा HCl, ये क्या होगा, इसको बोला जाता है क्या, एसिडिक वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्ट को तोड़ता है, तोड़ के बना देता है क्या, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसके साथ वही सेम चीज अगर हम ले लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उसके ऊपर हम डाल देंगे HCl, तो क्या बनेगा भाई, NaCl प्लस वही से एक ही चीज CO2 प्लस H2O। अब मैम बता दीजिए थोड़ा सल्फाइड वाले का भी, Na2SO3, इसके ऊपर डाल देंगे HCl, बना देगा क्या भाई, वही NaCl, लेकिन यहाँ पे गैस जो जनरेट होगा वो क्या होगा भाई, SO2 प्लस H2O। सब कोई छाप लो, यहाँ पे जब सल्फाइड ले लेंगे उसको जब HCl तोड़ेगा तो बनाएगा SO2 एज अ गैस। गैस को हम ऐसा ऊपर वाला साइन दिखाते हैं, मतलब उड़ गया ऊपर, ठीक है। तो ये होता है सारा जो रिएक्शन, जो क्या करता है वो वीक एसिड के सॉल्ट्स को, वीक एसिड्स के सॉल्ट्स को HCl तोड़ देता है, तोड़ के ये सारा कंपाउंड जनरेट करता है। सब कुछ अच्छे से देख लो, इसे पॉज करके छापो, फिर उसमें नए में जाएंगे हम लोग, ठीक है। पॉज करके छाप लो। हो गया भाई। अब जो बोल रही थी मैं, एसिड, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड, क्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड, उसमें थोड़ा आ जाते हैं, उसका थोड़ा एसिडिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसा होता है HOCl पहला, इसको बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। उसके बाद आ जाता है भाई HClO2, इसको बोला जाता है क्लोरस एसिड। इसके बाद आता है HClO3, क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, और बाद में आ जाता है भाई HClO4, सबसे एसिडिक होता है इनका सीरीज में, जिसको बोला जाता है पारक्लोरिक एसिड, पारक्लोरिक एसिड भाई, परक्लोरिक एसिड। अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर पूछेंगे, कोई अगर पूछेगा कि HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4 में एसिडिटी का ऑर्डर बता दीजिए, क्या बताया था मैंने, सेंट्रल एटम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा। यहाँ पे देखो HClO4 का बनाती हूँ मैं, H का +1 प्लस Cl का निकालूंगी X, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, टोटल कंपाउंड न्यूट्रल हो गया तो 0, तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू -8, -8 यहाँ पे जाएगा +8, +1 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आ गया क्या, Cl का +7, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट भाई आ गया क्या, +7। वैसे तुम लोग बना लो, HClO3 का बना लो, दिखाई दे रहा है सबको, HClO3 का बना लो, +1 प्लस क्लोरीन का निकालेंगे, 3 ऑक्सीजन है, -2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का भाई +5, x का आ जाएगा HClO3 में +5। ऐसे करते करते जब देखोगे इसमें शायद +3, इसमें +1, ऐसा करके कुछ आएगा, जिसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा क्या, एसिडिटी का ऑर्डर अगर कोई पूछे क्लोरीन का ऑक्सो एसिड का, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड का, तब हम क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर भाई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। HClO4 ग्रेटर देन HClO3, फिर HClO2, फिर आता है भाई HClO। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी एक क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। HClO4 का एसिडिटी ज्यादा है, उसके बाद HClO3, HClO2 एंड फॉलोड बाय HClO। हो गया, खत्म कर लिया सबने। चलो हटाते इसको, हटा रहे इसको, ठीक है। अब जो रिएक्शन होगा, अब हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत किसके बारे में, अब हम जो पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत किसके बारे में, वो आ जाएगा का इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ाने के लिए थोड़ा फीचर्स उनका जानना पड़ेगा। इंटर हैलोजन मतलब एक हैलोजन दूसरा हैलोजन के साथ बाइंड करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगा। जल्दी पढ़ो, जल्दी बोलूंगी मैं, जल्दी इसी स्पीड में समझना पड़ेगा सबको, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि टाइम जा रहा है तो स्पीड बढ़ा दो या फिर स्किप कर दो, जो भी जिसको लग रहा है कि ये पार्ट मुझे पता है, स्किप करके दूसरा पार्ट पे चले जाओ, एकदम पढ़ाई करते रहो। लेकिन तो आ जाएंगे क्या, इंटर हैलोजन कंपाउंड में। इंटर हैलोजन क्या है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ बाइंड करेगा। कैसा इंटर हैलोजन बनता है, XX डैश्ड, XX3 डैश्ड, XX5 डैश्ड और XX7 डैश्ड। जहाँ पे X होता है हैलोजन और X डैश भी होता है हैलोजन, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। X को होना चाहिए
लार्जर इन साइज एंड लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और एक्स डैश को होना चाहिए भाई क्या, स्मॉलर एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रो भाई नेगेटिव हो गया, इसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल के ये अच्छे से देख लो, अच्छे से उठा लो इसको। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा पकड़ लो, हम बना लेते हैं ClF3, ClF3 बना लेते हैं। सेंट्रल Cl क्या है, Cl क्या है x, F3 हो जाता है x डैश्ड, x3 डैश्ड। तो Cl का साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिव टू फ्लोरीन कम है, लेकिन फ्लोरीन का साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पूरा पीरियोडिक टेबल में भाई इसका सबसे ज्यादा है। तो ये हो गया क्या, एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया ClF3 का, ClF3 का। अब पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी थोड़ा देख लेते चलो। इसका सबने छाप लिया सबने, हटा दी इसको, हटा रही हूँ, चलो हटा रही हूँ उसको। ClF3 का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। बोलेंगे आप सब कोई रोएगा ऐसा, हमको तो नहीं आता है भाई, जियोमेट्री शेप तो हम नहीं पढ़े 11 में। तो जो है ClF3 का स्ट्रक्चर थोड़ा अभी देख लो, उसके बाद मैं जब VSCPR और MOT को लेके आऊंगी तब सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। धीरे धीरे बताते रहेंगे, बस खाली तुम पढ़ते रहो मेरे लेक्चर्स, ठीक है। अब जो बताई थी मैं सेंट्रल एटम का, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल है, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 17 वाला ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 ले लेते हैं। मोनोवैलेंट एटम को प्लस कर दो, जितना सारा मोनोवैलेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ, सेंट्रल के साथ जुड़ा हुआ, उसको ऐड कर दो। कितना है, 3 फ्लोरीन है, ऐड कर दिया भाई, मैम ऐड कर दिया। अब उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या हो गया, 7 + 3 10, 10/2 आ गया 5 से क्या पता चल गया, ओ अच्छा, पहले क्लास में तो बताया था मैंने आपने, शायद SF6 का या फिर शायद SF4 का, ऐसा कुछ। उसी के हिसाब से क्या आएगा, 5 को हम जब 5 आ जाएगा इसका वैल्यू, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा भाई, sp3d, जिसमें s का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1, 3 1 4 1 5। हम 1 को नहीं लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे लिखते हैं, sp3d ऐसे करके लिखते हैं। जब कोई पूछेगा भाई जियोमेट्री बताओ, इसका जियोमेट्री और बताओ क्या, शेप बताओ। अब मैं बार बार बता रही हूँ, पिछला भी कुछ लेक्चर में मैंने बताई थी मैं, क्या बताई थी, जियोमेट्री भाई आता है, जियोमेट्री में हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को लेंगे, लेकिन शेप में हम किसको एक्सक्लूड कर देंगे भाई, शेप में हम लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को लेंगे। उसके हिसाब से हम शेप डिटरमाइन करेंगे। तो जियोमेट्री ये जो फैक्टर आ गया 5, इसका वैल्यू जो आ गया 5 के हिसाब से इसका जियोमेट्री होता है TBP, शॉर्ट फॉर्म TBP, और लॉन्ग फॉर्म क्या होता है भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं शेप भी दिखाऊंगी, पहले ये लिख लो, और मतलब स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, ये लिख लो। और शेप होता है भाई इसका टी शेप्ड होता है, पता है टी शेप्ड, क्यों टी शेप्ड, लिख तो लो पहले, उसके बाद दिखाती हूँ। टी शेप्ड होता है भाई, शेप होता है इसका क्या, F मत लिखना, T ऐसा डैश है यहाँ पे, शेप होता है इसका टी शेप। अब कैसा आया मैम, ये भी दिखा दीजिए। अब TBP जब लिख लिया मैंने, तो ये सब पिरामिड तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा TBP तो बनाना पड़ेगा। सेंट्रल में रहेगा Cl, F है 3, तो एक्शियल पोजीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम हर वक्त एक्शियल पोजीशन में, बेंट्स ने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्शियल पोजीशन में डालो। जो बेंट्स रूल, अब तुम लोग नहीं पढ़ोगे, तुम लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, जब एकदम ग्रेजुएशन उस टाइप का थोड़ा हायर लेवल का एजुकेशन में चले जाओगे, तब बेंट्स रूल और कुछ रूल आएगा, जिसके हिसाब से पता चलेगा ये यहाँ पे क्यों बैठेगा, वो वहाँ पे क्यों बैठेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग एक्शियल पोजीशन में F को डालेंगे, एक इक्वेटोरियल में एक F को डालेंगे, और जो 2 इक्वेटोरियल फाँका है, खाली है, ফাঁকা আছে, একটু বাংলা বলবো, ফাঁকা যে দুটো জায়গা আছে, मतलब क्या, जो इक्वेटोरियल पोजीशन जो खाली है, उसमें क्या बिठाएंगे भाई, 2 लोन पेयर बिठाएंगे। इक्वेटोरियल में लोन पेयर, हमको हंसाओ मत, ठीक है, मेरा हंसी बहुत खराब है, एक बार हंसी चालू करेंगे तो बंद नहीं होगा। 2 में जो इक्वेटोरियल पोजीशन में जब लोन पेयर बैठ गया, उसके बाद इसका जियोमेट्री क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 मिला के ये हो गया TBP जियोमेट्री। अब हम जब शेप लेंगे, इस दोनों लोन पेयर को मत देखना, आंखें अपना बंद कर लो। बंद करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है मैम, हाँ मैम टी शेप का कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा करके टी शेप। तो इसी से बता रही हूँ मैं, जब लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देंगे तब आ जाएगा शेप भाई इसका टी शेप, और जब हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, जो जियोमेट्री में हम इंक्लूड करते हैं, तब इसका जियोमेट्री आ जाता है TBP। तो हमने यहाँ पे लिख दिया TBP का मतलब होगा क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया भाई। इसका हटाते हैं ClF3 का। अब हम इंटर हैलोजन में थे, तो इंटर हैलोजन में मैम डेविएट करके आप तो जियोमेट्री शेप में आ गए,
थोड़ा बहुत चलता है भाई, ये सब थोड़ा बहुत चलता है ऐसा लेक्चर में, ठीक है। अब चलो इंटर हैलोजन में अब क्या होगा, इंटर हैलोजन में जब हम लेंगे, पकड़ लो हम ले लिए Cl2 और हम ले लिए F2, लेकिन इसका इक्वल अमाउंट ले लिए, इक्वल प्रोपोर्शन ले लिए Cl2 और F2 का। इक्वल अमाउंट लेने से क्या बन जाएगा भाई, ClF। जिसका प्रोपोर्शन हम ज्यादा लेंगे, रेशियो ज्यादा लेंगे, उसका भी एटॉमिसिटी मतलब वो एटम भी ज्यादा इंक्लूड होगा। जैसे पकड़ लो एक एग्जांपल ले लो I2 प्लस Cl2, यहाँ पे Cl2 हमने ले लिया एक्सेस में, तो बन जाएगा क्या ICl3, जो है भी भाई बहुत अनस्टेबल, जो है भी भाई बहुत अनस्टेबल। बहुत क्वेश्चन में बार बार आता है ICl3 क्यों भाई, इसका एक्चुअल मतलब ICl3 बनता है, ICl3 का एग्जिस्टेंस है तो नहीं, इसका एग्जिस्टेंस अनस्टेबल होता है, ये क्या डाइमर फॉर्म कर जाता है। डाइमर फॉर्म करने के बाद ICl3 क्या पैदा करता है भाई, क्या बनाता है I2Cl6। ये ICl3 का क्या होता है भाई, डाइमर। ICl3 डाइमर फॉर्म कर जाता है क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, I2Cl6 बना देता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका I2Cl6 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डाइमर फॉर्म कर देता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से हम क्या सीखे मैम, कुछ नहीं सीखे मैम, हम ऐसे गधे हैं, गधेरो बच्चे। देखो I2 और Cl2, जब हम Cl2 को एक्सेस में ले लिया तब क्या बन गया ICl3, जिसको एक्सेस में लेंगे उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, ऐसे करके बनता है इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब ऐसे बहुत सारा इंटरहैलोजन कंपाउंड होता है, सबको तो मैं बना के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उनका प्रॉपर्टी जरूर बताऊंगी। अब ये इंटरहैलोजन कंपाउंड आज मैं 18वीं खत्म करने वाली हूँ, एकदम डिटर्मिनेशन लेके आएंगे, खत्म करके दिखाएंगे भाई, एकदम उखाड़ देंगे सबको एकदम पी ब्लॉक, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्या होता है। इसके बाद जो आता है इंटरहैलोजन का जो नेचर होता है वो हैलोजन का ही नेचर के साथ एकदम मैच करता है, लेकिन जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड का जो वीकर, जो बॉन्ड का जो लेंथ होता है, किसका बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है, वीक होता है, ये जानने के लिए क्या होगा, ये जानना पड़ेगा कि इंटरहैलोजन कंपाउंड का बॉन्ड वीक होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए। इंटरहैलोजन का कंपाउंड वीक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए, लेकिन हैलोजन का बॉन्ड इंटरहैलोजन से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक्सेप्शनल भी है यहाँ पे भाई, एक्सेप्शनल भी है, जो है क्या भाई, सबसे नन्हा मुन्ना F2, जिसमें क्या लोन पेयर का रिपल्शन लगता है चारों तरफ से। तो F2 का बॉन्ड इंटरहैलोजन से भी ज्यादा वीक है, F2 का बॉन्ड इंटरहैलोजन से भी ज्यादा वीक है। तो क्या हम सीखे, इससे पॉइंट करके लिख लो, इंटरहैलोजन जो कंपाउंड्स होता है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वीकर, मतलब इनका बॉन्ड वीक होता है, इससे ज्यादा इंटरहैलोजन से भी वीकर होता है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे इसलिए लिखा मैंने एक्सेप्ट F2, ठीक है। हो गया, ये हटाते हैं इसको, इंटरहैलोजन को हटाते हैं दिमाग से, जहन से। मैं हटा रही हूँ, तुम लोग मत हटाना, मैं क्लास के लिए हटा रही हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं हटाओ, तुम्हारा सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो रिएक्टिविटी दिखाता है ना, इसका रिएक्टिविटी भी हैलोजन से ज्यादा है। रिएक्टिविटी इज ऑल्सो हायर कंपेयर टू हैलोजेंस, reactivity is higher compared to हैलोजेंस। अब ये इंटरहैलोजन जो होता है ना, वो कोवेलेंट और डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ये भी लिख लो। कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है भाई, ये मैक्सिमम कोवेलेंट होता है और डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ये भी पॉइंट करके लिख लो। ये स्माइल बना देती हूँ एक अच्छा सा, देखो स्माइल बना के लिख रही हूँ, ठीक है। डायमैग्नेटिक इन नेचर भी होता है। डायमैग्नेटिक मतलब बताती हूँ, डायमैग्नेटिक मतलब एक ऑर्बिटल में पकड़ लो दो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इसको बोला जाता है डायमैग्नेटिक। एक ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहे, इसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही स्पिन में रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, वेदर आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉक। और यहाँ पे ऐसे करके लिखा, मतलब एक प्लस हाफ स्पिन वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन वैल्यू माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये ऐसा अगर कोई पेयर करके रहेगा तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो जो होता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स तो मैक्सिमम होता है कोवेलेंट और डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब इन लोगों का नेचर खत्म करते हैं हम, नेचर खेल लिए बहुत, हो गया खत्म, हटाते इसको। अब इसके बाद आ जाता है क्या, स्यूडो हैलाइड आयन और स्यूडो हैलोजन। इसको बोल के मैं एकदम ग्रुप 17 खत्म करके ग्रुप 18 के और धीरे धीरे करके जाऊंगी, ठीक है। तो 17 धीरे धीरे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा भाई। अब 17 में क्या बाकी रह गया,
स्यूडो हैलाइड आयन। स्यूडो हैलाइड आयन क्या होता है भाई? स्यूडो हैलाइड आयन में भी जो कंपाउंड एक तो एटम रहेगा, जिसके साथ भी बाइंड करे, चाहे किसी के साथ भी बाइंड करे, जो एक एटम रहेगा उसको नाइट्रोजन ही होना चाहिए, उसको नाइट्रोजन ही होना चाहिए। और ये स्यूडो हैलाइड जो आयन होता है वो हैलोजेंस के तरह बिहेव करता है भाई, हैलोजेंस के तरह बिहेव करता है, रिएक्शन भी हैलोजेंस के तरह ही दिखाता है। ठीक है, स्यूडो हैलाइड आयन का मेन फीचर होगा वन एटम शुड बी हाइड्रोजन, वन एटम शुड बी, हाइड्रोजन बोला मैंने, अगर बोला तो गलत बोला, नाइट्रोजन, वन एटम शुड बी नाइट्रोजन, वन एटम शुड बी नाइट्रोजन। एग्जाम्पल दे देते हैं हम, एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या है भाई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है जैसे एजाइड आयन, सायानाइड, HCN माइनस, सेलेनियम सायानाइड, ACCN माइनस, ये सारा सब कुछ होता है क्या? ये सारा सब कुछ होता है क्या भाई? स्यूडो हैलाइड, स्यूडो हैलाइड, स्यूडो हैलाइड आयंस, ये सारा सब कुछ होता है भाई स्यूडो हैलाइड आयंस। अब ये ऐसा फॉर्म में भी हर एक वक्त नहीं रहता है, ये भी डाइमर फॉर्म कर जाता है, और जब ये सारे डाइमर फॉर्म कर लिए तब हम इनको बोलते हैं क्या? स्यूडो हैलोजेंस। स्यूडो हैलोजेंस जैसे CN2, ACCN2, ठीक है, SCN2 डाइमर फॉर्म कर देता है, तब इन सारे सबको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो हैलोजेंस, नॉट हैलाइड। हैलाइड तब बोलते हैं जब आयन क्रिएट करता है, यहाँ पे कोई आयन बायन नहीं है, डायमर फॉर्म कर गया, कंपाउंड बन गया, एकदम पूरा न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल है, कहीं पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो गया ये? स्यूडो हैलोजेंस। ठीक है, स्यूडो हैलोजेंस। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर अगर दिखाई दे रहा है तो क्लियर छाप लो, छापने के बाद हटा दो। ठीक है, क्लियर छाप के पॉज करके हटा दो। सबको लिख लो अच्छे से। ठीक है, अब जो हो गया इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? ग्रुप 18। 17 का तो खेला हम खत्म कर दिया है, 17 का तो खेला खत्म हो गया, ग्रुप 18 होगा। ग्रुप 18 बहुत स्मॉल पार्ट है, थोड़ा बहुत रिएक्शन करके छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत शांति से अपना बिस्तर में और जहाँ पे कुर्सी में हो दिल थाम के बैठो। ग्रुप 18 स्टार्ट होने वाला है, जेनॉन से खेलेंगे, टुक 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 करके जेनॉन से खेलेंगे। जेनॉन वाले ग्रुप मतलब इनर्ट गैस वाले ग्रुप में खेलेंगे, वहां पे सिर्फ जेनॉन नहीं होगा, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, गिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जहाँ पे रेडॉन रेडियो एक्टिव, और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ पे आ जाता है क्या? इनर्ट में नोबेल गैस जो बोला जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। ठीक है, रेडन को लेके हम बात नहीं करेंगे। और क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन भी ज्यादा, हीलियम, नियॉन, आर्गन भी ज्यादा फॉर्म अपना नहीं करता है कंपाउंड, अभी तक नहीं देखा गया इन लोगों ने ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन किया। जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है वो ज्यादा, क्रिप्टॉन थोड़ा बहुत करता है फ्लोरीन के साथ। कैसा करता है? KrF2, इसका एग्जिस्टेंस हमको मिला भाई, KrF2 का एग्जिस्टेंस मिला, ये अच्छे से लिख लेना, KrF2 का एग्जिस्टेंस है। और जो है हैलोजन जो होता है इनर्ट गैस जो होता है, सब कोई गैस होता है, ठीक है, इनर्ट गैस। जेनॉन, जेनॉन क्या करता है? फ्लोरीन से भी बॉन्ड करता है। जेनॉन क्या करता है? ऑक्सीजन से भी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत सारा अच्छे से बॉन्ड करता है, इसका हाइड्रोलिसिस भी होता है, सब कुछ देख लेंगे आज। जेनॉन का कंपाउंड भी फॉर्म होता है, जेनॉन कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन का ये सारा उतना कंपाउंड अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ, और रेडॉन का भी नहीं। ठीक है, रेडॉन का भी नहीं। हो गया भाई? हो गया, हटाते इसको। अब इसका मैम, अब इसका मत पूछना भाई, इतना शर्मिंदा, मुझे शर्मिंदगी आएगा मुझे। क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक बोल रही हूँ? इतना शर्मिंदा मत करो भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए। इनर्ट गैस को तो कॉन्फ़िगरेशन डबलेट होगा हीलियम में, और सब में ऑक्टेट होगा, तो क्या होगा? 2s2 2p, किससे 8 होता है भाई? 2p6, 2s2 2p6। नियॉन का होता है क्या? वही 10 वाले का देख लेना अपना, ये होता है क्या इनर्ट गैस का? 2s2 2p6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 में मतलब P में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उतना नहीं बता रही हूँ, कंपाउंड मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। क्रिप्टॉन KrF2 फॉर्म करता है, और उसके बाद हम जिसको लेके आएंगे वो भाई हो जाएगा क्या? वो भाई हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन को लेके हम बात करेंगे। अब जेनॉन क्या करता है? यहाँ पे ना बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जेनॉन का। फ्लोराइड, जेनॉन का फ्लोराइड फॉर्मेशन, क्लोरीन क्लोरीन के साथ नहीं बॉन्ड करता है उतना, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है। ऑल दो जेनॉन इज इनर्ट, लेकिन फ्लोरीन के साथ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए बहुत सारा फायदा थोड़ा बहुत दिखाता है फ्लोरीन। क्या क्या फॉर्म होता है? HCF2 फॉर्म होता है, HCF4 फॉर्म होता है, और होता है क्या? HCF6, डाइफ्लोराइड, जेनॉन, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड, HCF6, HCF4 और HCF2। अब इनका फॉर्मेशन कैसा होता है भाई?
अगर हम जेनॉन ले ले एक्सेस में, उसके साथ फ्लोरीन डाल दे, बन जाएगा XeF2। अगर हम जेनॉन ले ले उसके साथ F2 डाल दे 1:5 रेशियो में, रेशियो यही होना चाहिए भाई। टेम्परेचर और बार का प्रेशर अलग होता है सबका थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका 50 to 60 बार ऐसा कुछ प्रेशर रहता है, 50 to 60 बार ऐसा कुछ प्रेशर रहता है। टेम्परेचर भी शायद करीब करीब ऐसा कुछ 400 का केल्विन का होगा। तो उतना मत देखना, बट रेशियो जरूर देख लेना, क्योंकि हम फॉर्म करने वाले का F2 का यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर F2 का जो नंबर है, एटॉमिसिटी है, चेंज होता रहेगा, इसलिए जो रेशियो है वो इंपॉर्टेंट है। Xc अगर F2 के साथ रिएक्शन करेगा 1:5 रेशियो में, क्या बनेगा भाई, XeF4 बनेगा, XeF4 बनेगा। और वही Xc अगर F2 के साथ 1:20 रेशियो में जुड़ेगा, 1:20 रेशियो में जुड़ेगा हीट देने से, और एक स्पेसिफिक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्या बनाएगा, XeF6, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, XeF6 बनाएगा भाई। अच्छे से इसको छाप लो, अच्छे से इसको छाप लो। ठीक है, हो गया ये, हटाते इसको। अब ये जो बोला मैंने XeF2, XeF6, XeF4 और XeF6, ये सारा क्या होता है, फ्लूरिनेटिंग एजेंट होता है। ये सारा क्या होता है, फ्लूरिनेटिंग एजेंट होता है। कैसे करके हम लोग समझ में आए ये सारा फ्लूरिनेटिंग एजेंट होता है, कैसे करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि XeF4 में हम अगर, कुछ नहीं है भाई, ऐसा देख लो, काली लग गया बस मार्कर का, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे देखो, XeF4 जब हम करेंगे उसके साथ अगर हम दे देंगे O2F2, फ्लूरिनेटिंग एजेंट है ये, तो फ्लूरिनेटिंग एजेंट है, हाँ मैम, हाँ जी हाँ है। तो ये क्या बनाएगा, XeF6 जनरेट कर देगा, XeF6 जनरेट करेगा भाई। और क्या जनरेट करेगा, और जनरेट कर देगा साथ में ऑक्सीजन जनरेट कर देगा, और साथ में भाई जनरेट कर देगा ऑक्सीजन। XeF4 फ्लूरिनेटिंग एजेंट के हिसाब से XeF4 अगर O2F2 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, और बनाएगा भाई ऑक्सीजन। इसे अच्छे से देख लो, ये सारा फ्लूरिनेशन का रिएक्शन है, ठीक है, फ्लूरिनेशन वाला रिएक्शन है। ठीक है, अब पकड़ लो, XeF2 में हम डाल दे पानी, तो यहाँ पे भी कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा, Xc प्लस HF प्लस H2O, जेनॉन प्लस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लस क्या, H2O। XeF2 में अगर हम पानी डाल दे, हाइड्रोलिसिस कर दे XeF2 का, तो बनेगा क्या भाई, Xc प्लस HF भाई, और पानी बन जाएगा। सही है, ठीक है। जेनॉन का जो रिएक्शन, नॉर्मल जो हम जेनॉन लिखेंगे, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन सब कोई गैसियस स्टेट में लेकिन रहता है। और जो प्रोडक्ट ये बना रहे हो ना तुम लोग, XeF6, ये सॉलिड होता है। XeHF प्लस, यहाँ पे O2 होगा, XeHF ये जो बना रही हो, ये तो HF तो ऐसे ही एसिड है, तो ये जो बन रहा है यहाँ Xe बन गया जो, ये गैसियस होता है। यहाँ पे XeF6, XeF4, XeF2 जो सारा होता है सब कोई सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छे से इसको याद रखना, लेकिन XeF6, XeF4, XeF2 सब होता है सॉलिड, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सब कुछ होता है गैसियस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन होता है गैसियस, ठीक है, रेडॉन नहीं। हो गया ये, मैंने बताया ये लोग क्या करता है, फ्लूरिनेटिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट करता है। फ्लूरिनेटिंग एजेंट होने का भी कुछ फायदा दिखाएगा ये लोग। फ्लूरिनेटिंग एजेंट कैसे बनाएगा भाई, फ्लूरिनेटिंग एजेंट के यहाँ पे एग्जांपल देखो, XeF2 अगर PF5 के साथ रिएक्शन करेगा भाई, तो क्या बनाएगा, XeF प्लस और PF6 माइनस। यहाँ पे जो हम PF बना रहे हैं, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, SbF5 बनाएगा, इसको बनाएंगे, दिखाएंगे। ये सब क्या होता है, ये सब होता है क्या होता है, ये सब इसको बोलता है लुईस एसिड भाई, लुईस एसिड। ये क्या होता है, फ्लोरीन को खींच लेता है अपने पास। फ्लूरिनेटिंग एजेंट होता है XeF4, XeF6, और फ्लोरीन को खींचता है कौन, लुईस एसिड, फ्लोरीन को खींच लेता है। इसीलिए यहाँ से XeF2 अगर हम PF5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से एक फ्लोरीन जाएगा, एक फ्लोरीन जाने के बाद XeF प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक फ्लोरीन PF5 ले लेगा, और लेने के बाद बन जाएगा क्या, आ गया है तहलका करने वाली औरत, आ गया है। XeF5 जब एक फ्लोरीन छोड़ेगा उसको कौन लेगा, PF5 लेके बन जाएगा क्या, PF6 माइनस। अब बोलेंगे, अब सब कोई बोलेगा मैम फॉस्फोरस में क्यों X6 माइनस कर दिया भाई, F6 माइनस कैसे होगा भाई, डी ऑर्बिटल है, ले लेगा वो, वहाँ पे लेने का जगह है,
N नहीं है, ये फॉस्फोरस है, d ऑर्बिटल है, तो ले लेगा, लेके PF6 माइनस जनरेट कर देगा। और वैसे भी PF5 इज स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। अब इसके साथ हम XCF4 का भी रिएक्शन करवाएंगे SbF5 के साथ, XCF4 का रिएक्शन करवाएंगे SbF5 के साथ, तब भाई क्या बन जाएगा, XCF3 प्लस XCF3 प्लस बन जाएगा। और क्या बन जाएगा भाई, SbF6 माइनस, जो एक फ्लोरीन इसने छोड़ा, एक फ्लोरीन लुईस एसिड ले लिया, लुईस स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड लेके इसको बना दिया SbF6 माइनस। ठीक है, SbF6 माइनस हो गया ये। अभी ऐसा कुछ होता है, अब ऐसा कुछ होता है जब हम लेंगे ऐसा, और क्या लेंगे, MX लेंगे, मेटल कुछ ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे XCF6, MF ले लेंगे, M मतलब कोई भी मेटल, कोई भी एल्कली मेटल लेंगे। ठीक है, MF के साथ दिखाई दे रहा है सबको, हटा के भाई ऊपर लिख देती हूँ, हटा के ऊपर लिख देती हूँ। ये हो गया, ये रिएक्शन हो गया फ्लोरीनेटिंग एजेंट का। होने के बाद हम क्या करेंगे, अरे भाई थोड़ा शांत हो जाओ, भाई थोड़ा शांत हो जाओ, पढ़ाने दो मुझे, थोड़ा पढ़ाने दे मेरी माते। हो गया ये। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे हम क्या, XCF6 किसके साथ रिएक्शन करेगा, MF, जहाँ पे M होगा एल्कली मेटल्स, M होगा एल्कली मेटल्स, जो जेनरेट होगा वो क्या होगा, M प्लस, मतलब M प्लस XC7 माइनस, जहाँ पे M होता है क्या, मेटल, कौन सा वाला मेटल, एल्कली मेटल, लिथियम, सॉरी लिथियम नहीं होगा, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, ये होता है भाई एन मेटल, M प्लस XCF7 माइनस। ठीक है, XCF6 के साथ अगर MF रिएक्शन करेगा तो ये जेनरेट कर देगा भाई, ये जेनरेट कर देगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे, XCF4 में हाइड्रोलिसिस करेंगे। XCF4 के साथ हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देख रहे हैं। XCF4 के साथ अगर हम पानी दे दे इसमें तो क्या प्रोडक्ट जेनरेट होगा, XCO3 प्लस O2 प्लस HF, XCO3 प्लस O2 प्लस HF। यहाँ पे क्या, XCF4 में हम वाटर डाल रहे हैं, वाटर डालने के बाद ये प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, और उसके साथ एक Xe भी जनरेट हो जाएगा, उसके साथ एक Xe भी जनरेट हो जाएगा। XCF4 में अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, XCO3 प्लस O2 प्लस HF प्लस Xe। अब ये ही अगर XCF6 में कर दे, XCF6 में अगर पानी डाल दे तो बन जाएगा भाई प्रोडक्ट, आंख बंद करके XCO3 बना दो और आंख बंद करके HF बना दो, ये हो जाएगा क्या, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड के साथ हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट होगा क्या, XCO3। अब XCO3 का नेचर क्या होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर, एक्सप्लोसिव इन नेचर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड ही होता है। XCO3 बनता है क्या, एक्सप्लोसिव इन नेचर। दिमाग खराब करके रखा है ये औरत, ये पागल औरत। दिखाएंगे एक दिन, जरूर दिखाएंगे, ये जो महान देवता देवी यहाँ पे बैठी हुई है, दिखाएंगे एक दिन। अभी तक ये छाप लो, छापो इसको। ठीक है, छाप लेने के बाद बताना, नहीं बताओ फिर भी हम जान लेंगे। हो गया ये फुल हाइड्रोलिसिस हो गया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखेंगे हम, पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखेंगे, किसका देखेंगे भाई, सिर्फ XCF6 का देखेंगे, उसी का पूछा जाता है क्वेश्चन। पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये क्या होता है भाई, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। XCF6 में अगर हम पानी देंगे, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा भाई, XCOF4 प्लस HF जनरेट होगा। XCOF4 ये 4 है, XCOF4 प्लस HF, और भी एक प्रोडक्ट जनरेट होता है XCF6 से पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने पे क्या होता है, XCO2F2 प्लस HF, XCO2F2 प्लस भाई होता है HF। ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी देखना चाहिए। ये बहुत दोनों कंपाउंड जो है ऐसा पूछता है, एकदम रिएक्शन करके एकदम पूछता है कौन कौन वाला प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जब लेके आऊंगी तब जरूर ये सब दिखाई देगा। तब अगर नहीं किसी को आएगा तब मेरा दिमाग बहुत गर्म होगा, मुझे मत गुस्सा दिलाओ मत मुझे, वरना इससे भी ज्यादा भयानक रूप दिखाऊंगी। चलो फिर कोई ना, ऐसे पढ़ते रहो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने से XCOF4 जनरेट होता है और XCO2F2 जनरेट होता है, उसके साथ जो जनरेट होता है कॉमन होता है वो है HF। इसको हटाए, हो गया जो ज़ेनॉन का जितना रिएक्शन था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, जो ज़ेनॉन जितना सारा रिएक्शन ज़ेनॉन दिखा सकता है, दिखाता है, वो मैंने दिखा लिया। अब एक जान लो चीज, बर्टलेट कंपाउंड,
जेनॉन, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, जो जेनॉन का जो ये सब होता है माजरा वाजरा, जो जेनॉन का ऑक्साइड वॉक्साइड आया कैसे आया, बार्टलेट, नील बार्टलेट बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने क्या देखा, उसने एक कंपाउंड सिंथेसिस कर दिया बेचारा, O2 प्लस PTF6 माइनस, O2 प्लस PTF6 माइनस बना दिया उसने, बार्टलेट, नील बार्टलेट ने क्या बनाया भाई, इसने बनाया O2 प्लस प्लैटिनम F6 माइनस, O2 प्लस PTF6 माइनस कंपाउंड बनाया और उसका कलर हो गया भाई रेड, उसका कलर हो गया रेड। अब उसने देखा इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी करीब करीब वैल्यू होता है 1175 किलोजूल पर मोल, 1175 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इस कंपाउंड में उसने देखा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है 1175 किलोजूल पर मोल, और जो करीब करीब जेनॉन के जो होता है, जेनॉन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1170 किलोजूल पर मोल, उससे इक्वल हो जाता है। ये देखने के बाद ही वो कंफर्म हो गया भाई अब तो हम सिंथेसिस कर सकते हैं, अब हम रिएक्शन करेंगे, अब हम सिंथेसिस कर सकते हैं एक्सी के साथ ऑक्सीजन, एक्सी के साथ जेनॉन के साथ फ्लोरीन का। नील बार्टलेट ने जो बनाया था O2 प्लस PTF6 माइनस, उसका कलर हुआ था रेड। अब उसमें से उसने देखा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो करीब करीब जो होता है 1175 किलोजूल पर मोल, जिसका मैचिंग होता है जेनॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है 1170 किलोजूल पर मोल। तो इक्वल होने से उसने बता दिया क्या, अब मेरा सिंथेसिस एकदम पक्का है, मेरा जो मैंने जो सोच के रखा था, मैं बहुत दूरदर्शी हूँ, ठीक है, क्या बोला था इसको हिंदी में, जो भी बोला जाता है, इसको देख के उसने बताया क्या, अब हम जेनॉन के साथ फ्लोरीन का कंपाउंड बनाएंगे, और बनाया भी उसने बना के देखा भी, ठीक है, उसने बना के देखा भी। उसने जो बनाया वो बनाया PTF6 माइनस, XC प्लस PTF6 माइनस, ठीक है। बार्टलेट कंपाउंड अगर कोई पूछेगा, अगर कोई बार्टलेट कंपाउंड पूछेगा तो ये देख लेना, XC प्लस PTF6 माइनस, ये हो गया क्या बार्टलेट कंपाउंड का, अगर कोई पूछेगा तो ये बता देना, ये बार्टलेट साइंटिस्ट नील बार्टलेट, लिखा दिया मैंने, पहले लिखा दिया था, हो गया, खत्म हो गया। ये हो रहा था क्या, जेनॉन का सारा रिएक्शन। अब इसके बाद आ जाता है जो आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसको तो बता दिया मैंने। नियॉन को क्या, नियॉन ऐसे फ्लोरोसेंस दिखाता है, ठीक है, ऐसा मतलब बल्ब में हम दिखते हैं। और हीलियम क्या होता है भाई, लाइटर होता है, लाइटर, और नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए बैलून हीलियम एकदम छोड़ दो, उड़ के चला जाता है, ठीक है, जो है बहुत लाइटर होता है हीलियम। और क्या होता है, लाइटर होता है, और क्या होता है भाई, क्या बोला मैंने अभी, नॉन इन्फ्लेमेबल। हीलियम होता है नॉन, मतलब इसमें थोड़ा सा भी कोई ऑक्सीजन आएगा तो इसको जला नहीं देगा, जला वाला नहीं देगा। ये क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल, आग नहीं लगा सकता, एकदम नॉन इन्फ्लेमेबल, ठीक है। और क्या होता है, लाइटर देन एयर, इसलिए हवा में उड़ जाता है ऊपर, हीलियम बलून्स वगैरह, ठीक है। अभी तो फिलहाल हीलियम नहीं यूज होता है, जो भी है हीलियम लाइटर होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। नियॉन का जो होता है, नियॉन क्या होता है, नियॉन गैस हम देखते हैं, नियॉन का लाइट हम देखते हैं, नियॉन का लाइट हम देखते हो, जो क्या होता है, फ्लोरोसेंस शो करता है। ये नियॉन का थोड़ा यूसेज वगैरह हो गया। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्या, यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, यहाँ पे जितने सारा था हेलोजेंस नहीं, इनर्ट गैस का जितना कंपाउंड फॉर्मेशन था जो था, यहाँ पे हम एकदम खेला खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। एक ग्रुप, दो ग्रुप बाकी रह गया, वो होता है क्या, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, जिसमें 13 में आता है बोरोन एल्यूमिनियम वाला ग्रुप और 14 में आता है कार्बन सिलिकॉन वाला ग्रुप। वो दो ग्रुप हम खत्म करेंगे, पहले इसका कुछ क्वेश्चन कर देंगे। क्या, थोड़ा कमेंट्स में बताओ क्या करना चाहिए, 13 14 खत्म करके क्वेश्चन करें या 15 16 17 18 वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। जो बताओगे कमेंट्स में बताने के बाद मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, और सबसे पहले मम्मी पापा का भी ख्याल रखो। नमस्ते।